हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाने की संभावना है। ये देखते हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। ऑप्शन ए है विच्छिन्न, ऑप्शन बी अविच्छिन्न, ऑप्शन सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ठीक है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। बताइए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। सामंतीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। क्या होगा? समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन इस पाठ के लेखक कौन है। नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर। बताइए, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। याद रखिएगा, इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। लखनऊ, बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश। रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी को पता होगा, ठीक ना, कि रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। शर्मा जी का जन्म जो है कब हुआ था। ऑप्शन ए 6 जून 1855, ऑप्शन बी 5 जनवरी 1932, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1912, ऑप्शन डी 18 मार्च 1770। बताइए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, इसका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे। लखनऊ, गुजरात, असम, नागालैंड। बताइए, शर्मा जी जो है किस राज्य में पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो रामविलास शर्मा जी जो है लखनऊ पढ़ने गए थे। कहाँ गए थे? लखनऊ पढ़ने गए थे। अगला है, रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। लखनऊ में जिस विद्यालय में पढ़ने गए थे उस विद्यालय का क्या नाम था। विश्वविद्यालय नालंदा, विश्वविद्यालय आगरा, विश्वविद्यालय बिहार, विश्वविद्यालय लखनऊ। तो स्वाभाविक सी बात है कि विश्वविद्यालय यदि लखनऊ में है तो उसका एड्रेस में लखनऊ लिखा ही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ पर हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। आगरा में, दिल्ली में, बिहार में, लखनऊ में। बताइए, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। इसका निधन जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। ठीक ना, रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए 30 मई 2000 ईस्वी को, ऑप्शन बी 15 जून 1945 ईस्वी को, ऑप्शन सी 18 जनवरी 1790 ईस्वी को, ऑप्शन डी 21 मार्च 1848 ईस्वी को। बताइए, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। इसका निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया। संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। क्या होगा? किस विभाग में ये अध्यापन का काम किए थे, पढ़ने का? तो अंग्रेजी में। किस में किए थे? अंग्रेजी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। पहला ऑप्शन है KM हिंदी संस्थान, दूसरा ऑप्शन है JM हिंदी संस्थान, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य अकादमी और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रभाषा परिषद। बताइए, रामविलास शर्मा किस संस्थान के
निदेशक बने? याद रखना है ये KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, निराला की साहित्य साधना इस पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। बताइए, निराला की साहित्य साधना इस पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? यानी परंपरा का मूल्यांकन क्या है? कहानी, निबंध, स्मरण, लघु कथा। बताइए, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो याद रखना है कि परंपरा का मूल्यांकन जो ये निबंध है, ये क्या है? निबंध है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक हो जाता है? किस प्रकार के लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है? ऑप्शन ए है जो लकीर के फकीर हैं, ऑप्शन बी है जो रूढ़िवादी हैं, ऑप्शन सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन डी जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं? पहला ऑप्शन जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, दूसरा ऑप्शन जो पूंजीपतियों के हित को प्रतिबिंबित करता है, तीसरा ऑप्शन जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, और चौथा ऑप्शन है जो जातिवाद का पोषक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? पहला ऑप्शन समाज की तरह, दूसरा ऑप्शन जंगल की तरह, तीसरा ऑप्शन शहर की तरह, और चौथा ऑप्शन परिवार की तरह। बताइए, तो साहित्य में जो है विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्याधीन। याद रखना है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीन। क्या होता है? स्वाधीन होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया था? भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एथेंस। बताइए, ऐसा कौन सा गुलाम देश था जिसका सभ्यता पूरे यूरोप महादेश को प्रभावित कर दिया? तो वो गुलाम देश था एथेंस। कौन सा था? एथेंस। ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। अगला है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। बताइए, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। किसकी है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, या फिर 1918 की क्रांति? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1917 की क्रांति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी जातिवाद, ऑप्शन डी परिवारवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो वो है समाजवाद। क्या है? समाजवाद। नेक्स्ट है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन ए पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन बी जातिवादी व्यवस्था में, ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन डी भौतिकवादी व्यवस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? पाश्चात्य संस्कृति, अर्वाचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, नगरीय संस्कृति। बताइए जल्दी से, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? तो याद रखना है प्राचीन संस्कृति। किससे? तो प्राचीन संस्कृति के साथ अपना कोई नाता नहीं तोड़ती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, जगदीश गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र।
तो परंपरा का मूल्यांकन जो यह रामविलास शर्मा की पुस्तक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। अगला है, प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास कैसे होता है? याद रखना है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सभ्यता का हर स्तर क्या होता है? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। बताइए, सभ्यता का हर स्तर क्या होता है? सभ्यता का हर स्तर होता है वर्ग युद्ध। क्या होता है? वर्ग युद्ध। अगला है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। ये क्वेश्चन देखिए ऊपर भी आया था इस टाइप का, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? यह स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अगला है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए, एथेंस किस महादेश में है? तो ये है यूरोप महादेश में। किसमें है? यूरोप महादेश में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, बायरन किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। बताइए, चलिए सब बताइए कि बायरन जो है किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखना है कि बायरन ये अंग्रेजी भाषा कवि। किस भाषा कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? किनकी कृति? दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्तिबोध की। बताइए, निराला की साहित्य साधना उसकी किसकी कृति है? इसका होगा रामविलास शर्मा की। किसकी है? रामविलास शर्मा की। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में? बताइए, तो निराला की साहित्य साधना जो यह 3 खंडों में विभाजित है। अगला है, प्रेमचंद और उनका युग यह किसकी रचना है? प्रेमचंद की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। बताइए, प्रेमचंद और उसका युग यह किसकी कृति है? याद रखिएगा, यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला है, लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मालिया रिल्के। बताइए, लैटिन कवि कौन है? तो इन चारों में जो लैटिन कवि हैं वो है वर्जिल। कौन है? वर्जिल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? 4, 5, 6, 7। याद रखना है कि तार सप्तक में जो है 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था? 1941, 1943, 1945, 1947। तो 1943 में कब किया था? 1943 में संपादित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। बताइए, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था? तो याद रखना है वो भारत सरकार को। किसे? भारत सरकार को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन, अति सुखमयी, अति सुंदर, अति कुरूप। जल्दी बताइए, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। क्या होता है? अति प्राचीन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? ये तो ऊपर भी रिपीट हुआ है ना, यह क्या एक निबंध है? यह क्या एक निबंध है? नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र किसकी रचना है? हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूले की, नलिन विलोचन शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो हरिश्चंद्र जो यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है 1999 ईस्वी में महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी
2000 ईस्वी में दिल्ली में, ऑप्शन सी। 2001 ईस्वी में मालदा में, ऑप्शन डी। 2002 ईस्वी में कानपुर में। बताइए जल्दी से। हरिश्चंद्र शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका मृत्यु जो है 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अगला है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक ना। यहाँ समाजवादी होना चाहिए, उसे पूंजीवादी दिया आंसर में। एक काम कीजिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को एक बार गूगल पर देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और राइट आंसर क्या कीजिएगा कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगला है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में से क्या थे? आलोचक, कवि, नाटककार, साहित्यकार। तो रामविलास शर्मा जो है खास करके एक क्या थे? तो आलोचक थे। कितने क्या थे? एक आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो लास्ट क्वेश्चन था, तो आज हमने इस लेक्चर में 42 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।